नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं आपके सामने, सब्जेक्ट कोड है BHIC 108, राइज ऑफ द मॉडर्न वेस्ट सेकंड। देखिए, मॉडर्न वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर मेनली जो बात होती है वो यूरोपियन हिस्ट्री की होती है। यदि आप थोड़ा सा फोकस करें इस इतिहास पर तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगी दोस्त, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी यूरोपियन हिस्ट्री। ध्यान से समझिए इस चीज़ को, यूरोपियन हिस्ट्री इसलिए क्योंकि मॉडर्न वेस्ट की बात हो रही है ना, तो मेजरली यहाँ पर यूरोप और अमेरिका ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये दो महाद्वीप और इनके देश ही इसमें शामिल किए जाते हैं। जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको इस क्लास में कराने वाला हूँ, ये वो कॉन्सेप्ट है जो एग्जामिनर के फेवरेट कॉन्सेप्ट है। बार बार एग्जामिनर क्या करता है, यहीं से ही सवाल को उठाता है और इन्हीं सवालों को लैंग्वेज चेंज कर करके पूछता है। आपको देखने में लग रहे होंगे सिर्फ ये 5 कॉन्सेप्ट, लेकिन इस पे एक अच्छी खासी क्लास यहाँ पर आपके लिए बनाकर तैयार की गई है। अब ध्यान से आपको समझना है कि चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट टेबल के अनुसार। अच्छा, कंटेंट टेबल डिस्कस ही नहीं की। देखिए, रिफॉर्मेशन क्या है और काउंटर रिफॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर रिफॉर्मेशन का प्रोसेस यूरोप के अंदर किस तरीके से हुआ, ये दोनों क्वेश्चन कंबाइन है, एक ही क्वेश्चन है ये। फिर है अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्या है, इंग्लिश रिवॉल्यूशन क्या है, और लास्ट में जानेंगे कि कौन कौन से कारण ऐसे हैं डेवलपमेंट्स लीडिंग। डेवलपमेंट्स लीडिंग का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कोजेस, क्या कारण रहे किसके, इंग्लिश रिवॉल्यूशन के। तो मेजरली यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर रिफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट, अमेरिकन रिवॉल्यूशन और इंग्लिश रिवॉल्यूशन, यही 3 महत्वपूर्ण इंसिडेंट हैं जो कि मॉडर्न वेस्ट के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। ऐसे ही सारे मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट मैंने अपने गेस्ट पेपर में डलवाए हैं दोस्त। इस गेस्ट पेपर के अंदर आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको एक गेस्ट पेपर मिलेगा इस व्हाट्सएप नंबर पर, पेड फॉर्म में होता है। आप यहां से क्या कर सकते हैं, गेस्ट पेपर ले सकते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम आ चुके हैं जून के, तो ऐसी कंडीशन में आप लेटेस्ट गेस्ट पेपर अब ले सकते हैं। हमने तैयार करा दिए जून 2025 एग्जाम वाले। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं रिफॉर्मेशन क्या है और काउंटर रिफॉर्मेशन क्या है। देखिए, रिफॉर्मेशन शब्द ना रिफॉर्म से बना है। रिफॉर्मेशन शब्द किससे बना है, तो आप कहेंगे सर रिफॉर्मेशन शब्द बना है रिफॉर्म से, यानी कि सुधार से। इस बात को आपको समझना है। तो सुधार किस चीज में हुआ था और किसने किया था, सबसे पहले यही समझते हैं। रिफॉर्मेशन हुआ था 16th सेंचुरी में, वाज अ रिलीजियस मूवमेंट इन यूरोप। तो यूरोप के अंदर क्या था, एक धार्मिक आंदोलन था रिफॉर्मेशन, जिसका मतलब क्या था, जिसमें क्या हुआ, लेड टू द डिवीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी इनटू प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक फैक्शंस। मतलब सिर्फ यहां पर यह है कि इस मूवमेंट के कारण लोग 2 हिस्सों में बंट गए, एक तो वो है जो प्रोटेस्टेंट है और एक वो जो है कैथोलिक है। इट मीन्स यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझाऊं तो एक यूरोप का सबसे ही पवित्र चर्च जो माना जाता है कैथोलिक चर्च, जो कि आप कह सकते हैं कट्टर ईसाई नियमों के अनुसार चलता है ना। आपको पता है क्रिश्चियंस का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल क्या है, कैथोलिक चर्च है। तो एक तो वो लोग थे यहाँ पर जो कैथोलिक चर्च की बातों को, उसके विश्वासों को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे, और दूसरे वो लोग थे जो कि मार्टिन लूथर के कहने पर कैथोलिक चर्च की कुछ मान्यताओं के खिलाफ खड़े हुए थे। तो जो लोग खिलाफ खड़े हुए थे कैथोलिक चर्च के, वो प्रोटेस्टेंट थे, और जो कैथोलिक चर्च के साथ खड़े थे वो कैथोलिक फैक्शंस कहलाते थे। यहाँ पर हुआ यह था कि मार्टिन लूथर ने 95 थेसिस दिए थे, जिसके तहत उन्होंने क्या किया था, चर्च में होने वाले करप्शन के खिलाफ बहुत सारी बातें कही थी। ठीक है, इट मींस आप ये कह सकते हैं द मूवमेंट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेस्टेंट चर्चेज। इट मींस आप कह सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ, एक समय था जब सभी लोग चर्च को, कैथोलिक चर्च को ही सर्वोपरि मानते थे, सबसे ऊपर मानते थे, और इसके हर बिलीफ को क्या करते थे, फॉलो करते थे। लेकिन इस रिफॉर्मेशन से क्या हुआ, मार्टिन लूथर के विचार जैसे ही मार्केट में आए और मार्टिन लूथर ने समझाया कि हर कही गई बात, जो चर्च आपको हर जो बात कह रहा है वो सही नहीं होती। सही चर्च नहीं है, सही बाइबल है। हमें बाइबल को फॉलो करना है, चर्च को फॉलो नहीं करना। चर्च में कुछ चीजों में क्या है, करप्शन है। हर व्यक्ति को यहाँ पर क्या करने की, आप कह सकते हैं वर्शिप करने की आजादी नहीं है। तो बहुत सारी जो आप कह सकते हैं कुप्रथाएं बाय चर्च चल रही थी, उनके खिलाफ खड़े हुए लोग, उन लोगों को प्रोटेस्टेंट कहा गया, और कुछ लोग आज भी कैथोलिक चर्च के साथ खड़े थे, इस स्थिति में भी उन्हें कैथोलिक फैक्शंस कहा गया। आप ये चीजें कह सकते हैं। रिफॉर्मेशन समझ में आया या नहीं आया? रिफॉर्मेशन सिमिलर लाइक सुधार करना है, धार्मिक क्षेत्र में सुधार करना है। कौन कर रहे हैं, प्रोटेस्टेंट कर रहे हैं, और किस में कर रहे हैं, कैथोलिक चर्च की एक्टिविटीज में कर रहे हैं। ठीक है, काउंटर रिफॉर्मेशन क्या है इसको समझिए, यानी रिफॉर्मेशन के सामने कौन खड़ा है, इसे आप कैथोलिक रिफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। अब यहां पर तो वो लोग थे जो चर्च के खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन चर्च भी तो क्या करेगा, इस बात का विरोध करेगा ना। तो ये क्या था, वाज द कैथोलिक चर्च रेस्पॉन्स। ये कैथोलिक चर्च का रिस्पॉन्स था ताकि अपने फॉलोवर्स को दोबारा गेन किया जा सके। क्योंकि मार्टिन लूथर की बात को सुनने के बाद सभी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने क्या किया था, चर्च पर विश्वास करना बंद कर दिया था, और कैथोलिक चर्च ने अपने सारे फॉलोवर्स को खोना स्टार्ट कर दिया था।
ऐसी कंडीशन में उन्हें दोबारा रीगेन करने के लिए उन्होंने अपने आप को क्या किए, सुधार किए। कैथोलिक चर्च ने अपने आप में काफी सुधार किए और इसे ही कैथोलिक रिफॉर्मेशन भी कहते हैं या फिर काउंटर रिफॉर्मेशन भी कह देते हैं। यहां तक आपको ना बात समझ में आई हो तो इस क्लास को आप रिफाइंड करके मिनिमम टू मिनिमम 2 बार दोस्तों देखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बहुत बढ़िया, आगे चलें और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं दोस्त। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं और ये देखते हैं कि जो रिफॉर्मेशन है वो कैसे स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ और कैसे आगे बढ़ा। तो मेजरली आपको पता है रिफॉर्मेशन जो है वो यूरोप में ही हुआ था। यूरोप में भी कहा, जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी में ही आपका पड़ता है कैथोलिक चर्च। तो आप कहेंगे सर रिफॉर्मेशन जर्मनी से शुरुआत हुआ, जहां पर मार्टिन लूथर के आइडियाज ने क्या किया, एक तरीके से धार्मिक युद्ध छेड़ दिया। किस किस के बीच में, जैसे पीजेंट्स वॉर है ना, इसके अलावा आप कह सकते हैं यहां पर मालकेडिक वॉर है। द पीस ऑफ ओसबर्ग अलाउड रूलर्स टू चूज देयर स्टेट रिलीजन्स। भाई सीधी सी बात यह है कि जर्मनी में मार्टिन लूथर के विचार इतनी तेजी से फैलने लगे कि वहां के जो स्पेशली किसान थे इन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। फार्मर्स ने, पीजेंट जिन्हें आप कहते हैं, इन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से हमारे साथ भेदभाव किया जाता है रिलीजियस चीजों में, वो नहीं होना चाहिए। तो रिफॉर्मेशन की नींव तो पड़ गई जर्मनी में। उसके बाद जब स्विट्जरलैंड में हुआ तो आप कहेंगे इसे किसने चलाया, जिंगाली नाम के लीडर थे उन्होंने चलाया। उसके बाद जॉन कैल्विन भी इसके अंदर आए, जिन्होंने क्या किया, आप देखिए एम्फेसाइजिंग, आप कह सकते हैं प्रीडेस्टिनेशन एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। इट मींस यहां पर रिफॉर्मेशन में बात ये कही गई कि हमें क्या करना है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करना है। इंग्लैंड में जब आया तो किसने किया, हेनरी, आप कह सकते हैं 8 जो थे, हेनरी 8 जो थे, ब्रेक विद द कैथोलिक चर्च ओवर हिज डाइवोर्स लेड टू द, आप कह सकते हैं एंग्लिकन चर्च। इट मींस आप कह सकते हैं यहां पर कि कैथोलिक चर्च से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी थी उनमें इंग्लैंड में भी क्या हुआ, रिफॉर्मेशन की प्रक्रिया चालू हो गई। तो जितने भी हैं, चाहे आप फ्रांस को देख लीजिए, है ना, इसके अलावा नीदरलैंड्स को देख लीजिए, ये सभी यूरोपियन कंट्रीज हैं और सभी के अंदर धीरे धीरे ये कहा गया कि हर चर्च की व्यवस्था में, चर्च के अंदर होने वाले इंटरेक्शंस में, चर्च के अंदर होने वाले प्रत्येक प्रकार की रिलीजियस एक्टिविटीज में थोड़ा सा रिफॉर्मेशन हमें करना पड़ेगा। क्लियर, आगे चलिए। अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्या है इसको समझिए। अमेरिकन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी 1775 में और हमें पता है इस रिवॉल्यूशन के बाद अमेरिका आजाद हो गया था 1783 में। अब इसको समझिए। द अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाज अ कॉलोनियल अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। आपको पता होना चाहिए अमेरिका भी भारत की तरह ही ब्रिटेन के कब्जे में था। ब्रिटेन का आप कह सकते हैं एक तरीके से गुलाम था, उपनिवेश था। ठीक है, इसमें हुआ क्या था, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इसके पीछे ढेर सारे कारण थे भारत की तरह ही, आर्थिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण भी थे, हर प्रकार के कारण थे कि अमेरिकन ने क्या किया, ब्रिटिश रूल्स के खिलाफ आवाज उठाने शुरू की। बशर्ते इन्होंने बहुत पहले ही आवाज उठा दी थी, हमें इसके 200 साल बाद होश आया, बस इतना आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए कोजेस ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन क्यों हुई थी, वही रीजन जो भारत में थे वही रीजन आपको वहां दिखाई देंगे। जैसे कि वहां पर बहुत ज्यादा टैक्सेशन लगा दिया था, किसने, ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकन पर, वहां के किसानों पर बहुत ज्यादा टैक्सेशन कर दिया था। इसके कारण भी क्या हुआ था, देखिए वहां पर लगाए गए स्टैंप एक्ट, शुगर एक्ट, टी एक्ट, जैसे यहां पर आपने देखा था ना सोल्ट एक्ट था, नमक कानून, ऐसे ही वहां पर बेहूदे ढेर सारे एक्ट उन्होंने क्या कर रखे थे, लगा रखे थे। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज, आपको पता है जैसे भारत को उन्होंने कहीं भी किसी और के साथ व्यापार नहीं करने दिया, सिर्फ ऐसा व्यापार भारत के साथ होता जिससे सिर्फ ब्रिटेन को फायदा मिले। ऐसा ही व्यापार एग्रीमेंट किसके साथ हो रखा था, ऐसा ही व्यापार एग्रीमेंट अमेरिका के साथ कर रखा था। ऐसा व्यापार होगा कि अमेरिका को लूटा जाएगा और ब्रिटेन को फायदा मिलेगा। ये दूसरा कारण था इस रिवॉल्यूशन का। तीसरा कारण यहां पर क्या था, आप देखिए, इसे कह सकते हैं ब्रिटिश मिलिट्री प्रेजेंस। भाई तीसरा कारण यह था कि जो मिलिट्री थी वो क्या थी, वहां पर प्रेजेंट रहती थी ब्रिटिश मिलिट्री की अमेरिका के अंदर, जो वहां के लोगों को समानता पसंद नहीं आती थी। फिर आता है द अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जो लोग है ना, मोंटेस्क्यू या फिर रूसो जैसे जो लोग हैं, इन्होंने लोगों को क्या किया, लिबर्टी का अर्थ सेल्फ गवर्नमेंट या फिर सेल्फ गवर्नेंस का मीनिंग समझाना स्टार्ट कर दिया, है ना। रेनेसां पीरियड तो चल ही रहा था ना यूरोप में। अब रेनेसां के कारण क्या हुआ, लोगों का पुनर्जागरण हुआ, लोग जानने लगे कि लिबर्टी भी कुछ होती है, पशु पक्षी जीव जंतु की तरह हम भी आजाद है, तो हम किसी गुलाम बन के क्यों रहें। तो लोगों की नॉलेज बढ़ी, उससे भी क्या हुआ, इसको बढ़ावा मिला। इसके अलावा ग्रोइंग अमेरिकन आइडेंटिटी। अब हर व्यक्ति, जैसे हम कहते हैं इंडिया में रह के हम इंडियन है, ऐसी अमेरिकन के अंदर भी सेल्फ आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट जागने लगा। वो भी कहने लगे कि वी आर अमेरिकन, है ना, हमें अब गुलाम नहीं रहना। फिर इसके अलावा भी ढेर सारे रीजन है, जैसे कि टी पार्टी जो है, बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन मास्केर, इसमें क्या हुआ था,
ये कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट है जो कि आपने बुक में पढ़े भी होंगे, इनके कारण भी कहीं ना कहीं अमेरिकन रिवॉल्यूशन को बढ़ावा मिला था। अब मेजर इंसिडेंट क्या उनको समझने की जरूरत है आपको। जैसे 1774 में क्या हुआ, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, कॉलोनिस्ट डिमांडेड राइट बट आप कह सकते हैं क्या, रिमेन्ड लॉयल टू ब्रिटेन। पहली बार 1774 में अमेरिकन ने यह कहा कि हम उपनिवेशी रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपका उपनिवेश या फिर गुलाम रहने में, दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि हमें थोड़े से अधिकार चाहिए। फिर उसके बाद अप्रैल 1775 एक साल बाद उन्होंने क्या कहा, फर्स्ट मिलिट्री एंगेजमेंट्स मार्किंग द वॉर्स बिगिनिंग। और पहली बार ऐसा हुआ जब बैटल हुई किसकी, आप कह सकते हैं लेक्सिंगटन की। इस बैटल में क्या हुआ, एक तरफ अमेरिकन से जो क्या चाहते थे, कुछ राइट्स चाहते थे, और दूसरी तरफ से कौन, ब्रिटिश मिलिट्री। तो पहली बार युद्ध छिड़ा। उसके बाद 1776 में जस्ट एक साल बाद क्या हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस रिटन बाय थॉमस जेफरसन ने क्या किया, असर्टिंग द कॉलोनीज राइट टू सेल्फ रूल। और उन्होंने क्या किया, ये क्लियर कर दिया कि अब यहां पर इंडिपेंडेंस दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुई, फिर लगातार आप देखिए 2 बैटल हुई। इन बैटल्स में क्या कहा गया, अ मेजर विक्ट्री दैट कन्विंस्ड फ्रांस टू सपोर्ट द रिवॉल्यूशनरीज। इसके बाद ब्रिटिश जनरल कॉर्नवालिस सरेंडर्ड। और उस समय जो ब्रिटिश जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, आपको पता ही है, उन जनरल ने भी क्या किया, इस वॉर के दौरान, बैटल ऑफ यॉर्कटाउन के वॉर के दौरान उन्होंने सरेंडर कर दिया। और उसके बाद तो अमेरिका की आजादी का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। और ट्रीटी ऑफ पेरिस और पेरिस की संधि के माध्यम से जो 1783 में हुई थी, कहां हुई थी, पेरिस में हुई थी, फ्रांस की राजधानी आपको पता है पेरिस। तो वहां पर इस ट्रीटी के बाद अमेरिका को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस दे दी गई। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी इंग्लिश रिवॉल्यूशन की। अब सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश रिवॉल्यूशन से रिलेटेड बचते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मेन इश्यूज। इंग्लिश रिवॉल्यूशन 1642 से लेकर 1651 तक हुई थी, लगभग आप कह सकते हैं 9 ईयर्स के टाइम पीरियड में क्या रही है, रिवॉल्यूशन नहीं। द इंग्लिश सिविल वॉर वाज फाउट बिटवीन किंग चार्ल्स प्रथम और आप कह सकते हैं पार्लियामेंट ओवर गवर्नेंस, टैक्सेशन और आप कह सकते हैं रिलीजन। तो कौन कौन से मुद्दे थे जो इंग्लिश रिवॉल्यूशन में थे, वो 2 लोगों के बीच थी। एक तरफ मोनार्की के सिस्टम से आए हुए, राजतंत्र से बने हुए हमारे कौन, किंग चार्ल्स प्रथम, और दूसरी तरफ था इनका पार्लियामेंट, क्योंकि वहां पर एक कंबाइंड व्यवस्था चल रही थी ना इंग्लैंड के अंदर। तो रीजन क्या था, गवर्नेंस, शासन को लेकर, टैक्सेशन को लेकर और धर्म को लेकर इन दोनों के बीच में एक सिविल वॉर चल रहा था, नागरिक युद्ध, जिसे आप गृह युद्ध भी कह देते हैं। देखिए डिवाइन राइट, इश्यूज क्या थे इनको समझिए। मेजर 2 इशू यही थे, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, पार्लियामेंट्री अथॉरिटी। दोनों को बीच में सबसे बड़ा झगड़ा यह था कि किसका अधिकार क्या है, कौन किस क्षेत्र में फैसले सुना सकता है। भाई पार्लियामेंट्री जो होती है वो जनता द्वारा प्राप्त हुई एक शक्ति होती है, वो तो अथॉरिटी है, तो जनता के हित में ज्यादातर फैसले उसको लेने चाहिए, लेकिन किंग ज्यादा फैसले ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कन्फ्लिक्ट बनता है। तो इन दोनों के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी क्या था, बड़ा आप कह सकते हैं पंगा था। दूसरा रिलीजियस कन्फ्लिक्ट, द किंग वॉज आप कह सकते हैं एंग्लिकन एंड फेवर्ड हाई चर्च प्रैक्टिसेस। और आप देखिए क्योंकि किंग खुद एक चर्च से जुड़ा हुआ था, एंग्लिकन था वो, तो इसलिए वो हमेशा धार्मिक एक्टिविटीज को ज्यादा बढ़ावा देता था। इसलिए मैनी इन पार्लियामेंट वर आप कह सकते हैं प्यूरिटेंस सीकिंग प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स। और दूसरी तरफ जो मैं अभी आपको पढ़ा के हूं रिफॉर्मेशन में दूसरे लोग कौन थे, जो चर्च के खिलाफ खड़े हुए थे। तो वो भाई पार्लियामेंट के अंदर जाकर कौन थे, प्रोटेस्टेंट थे। किंग हमारा क्या है, आप कहेंगे कैथोलिक है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रिलीजियस कंफ्लिक्ट तो होना तय है। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल डिस्प्यूट भी हो गया था। जैसे जो किंग था, किंग अपनी चला कर क्या कर रहा था, कुछ ऐसे टैक्सेस जनता पे डाल रहा था जैसे शिप मनी, फोर्स्ड लोन्स, जिससे क्या हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे। इसके अलावा आप देखिए पर्सनल रूल, पर्सन उनका मतलब ये चार्ल्स प्रथम डिसॉल्व्ड पार्लियामेंट रूल अलोन फॉर 11 ईयर्स। और एक समय ऐसा आया था जब चार्ल्स ने क्या किया था, जो किंग चार्ल्स थे इन्होंने क्या किया था, पूरी पार्लियामेंट को समाप्त कर दिया और लगभग 11 सालों तक अकेले ही शासन किया। इसने भी इंग्लिश रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। और किंग और पार्लियामेंट के बीच होने वाले इसी डिस्प्यूट, इसी कन्फ्लिक्ट के कारण वहां के लोगों ने, पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ने किंग के खिलाफ क्या की, आवाज उठाई, और इसे ही हम कहते हैं इंग्लिश रिवॉल्यूशन। क्लियर दोस्त, बात समझ में आई या नहीं आई? मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी हुई होगी। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द आप कह सकते हैं कन्फ्लिक्ट। कौन कौन से मुद्दे ऐसे थे जिन्होंने इस इंग्लिश रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया। देखिए सबसे पहला मुद्दा है कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स ही तो मैं आपको बता रहा हूं किसके पीछे, इंग्लिश रिवॉल्यूशन के पीछे। पहला है मैग्ना कार्टा जो 1215 में आया था, इंपोर्टेंट है, इस पर अलग से भी क्वेश्चन आता है।
मैग्ना कार्टा सिर्फ इतना था, लिमिटेड द पावर ऑफ मोनार्की, स्टेबलाइज रूल ऑफ लॉ। जब मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड के अंदर आया तो उसने रूल ऑफ लॉ कर दिया। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का शासन, मतलब इसने पार्लियामेंट स्थापित कर दी, और पार्लियामेंट जैसी आई अथॉरिटी में वैसे ही किंग की पावर क्या हो गई, खत्म होने स्टार्ट हो गई। इसी रीजन से कंफ्लिक्ट पैदा हुआ। तो पहला रीजन क्या था इंग्लिश रिवॉल्यूशन का, मैग्ना कार्टा। इसके बाद आप कह सकते हैं द टुडोर लीजेसी। इसका क्या मतलब है, यहां पर हेनरी एट्थ जो थे, हेनरी एट्थ ब्रोक फ्रॉम द कैथोलिक चर्च एंड फॉर्म द चर्च ऑफ इंग्लैंड। और उन्होंने क्या किया, अपना संबंध जैसे ही कैथोलिक चर्च से छोड़ा और अपना आप कह सकते हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड में उनका विश्वास क्या हो गया, कायम हो गया। ये दूसरा इंसिडेंट था। एलिजाबेथ मेंटेन्ड अ बैलेंस बिटवीन मोनार्की एंड पार्लियामेंट। और दूसरी तरफ जो एलिजाबेथ थी, जो हेनरी एट्थ के बाद क्या हुई थी, आप कहेंगे रानी बनी थी, ऐसी कंडीशन में एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया, मोनार्की और पार्लियामेंट के बीच में दोबारा से एक बैलेंस बनाना स्टार्ट किया। तो आप देख रहे हैं मैग्ना कार्टा में किंग की पावर क्या हो गई, कम हो गई। हेनरी ने क्या किया, एक तरफ जो हमारे हेनरी हैं ये भी किंग रहे हैं, इन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड से अपने संबंध जोड़ दिए और कैथोलिक चर्च से पूरी तरीके से समाप्त कर दिया आफ्टर रिफॉर्मेशन के प्रोसेस के बाद। और फिर जब एलिजाबेथ प्रथम आई तो इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा कंफ्लिक्ट यही है कि एक तरफ मोनार्की यानी कि किंग या फिर रानी है और दूसरी तरफ पार्लियामेंट, हमें इन दोनों के बीच में ये खत्म करना और बैलेंस बनाना है। हमें क्या करना, दोनों के बीच में बैलेंस बनाना, तभी ये कंफ्लिक्ट क्या होगा, समाप्त हो सकता है। लास्ट में क्या आते हैं, द स्टुअर्ट मोनार्क्स एंड कंफ्लिक्ट विद पार्लियामेंट। और फिर आते हैं हमारे कुछ मोनार्क जिन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट के साथ कंफ्लिक्ट करना स्टार्ट किया। ये मैंने आपको अभी पढ़ाया है। रिलीजियस कंफ्लिक्ट क्या थे, ये भी मैंने आपको बताया कि जो पार्लियामेंट में बैठ रहे थे वो कौन थे, आपके प्यूरिटेंस। प्यूरिटेंस का मतलब वो लोग होते हैं जो कि चर्च की बातों में नहीं आते एक तरीके से। और जबकि चार्ल्स प्रथम कौन थे, वो कैथोलिक चर्च से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। तो दो लोगों की विचारधारा जब एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है तब भी ऐसा होता है। और फाइनेंशियल डिस्प्यूट भी मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स प्रथम ने क्या किए थे, ढेर सारे टैक्सेस लगा दिए थे, जिसके कारण पार्लियामेंट उनसे नाराज थी, क्योंकि इनके बीच में करेक्टली ठीक तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था, शक्ति का वितरण नहीं हुआ था। क्लियर। चलिए अब हिंदी मीडियम की क्लास में आपसे फिर मिलेंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के साथ। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ पर आकर रिवाइज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।